नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गिरिराज किशोर जी की कहानी अकेला साथी। शाम तक तो निरंतर बोलते रहे, संवेदना प्रकट करने के लिए आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख उस दुखद घटना का पूरा ब्यौरा देते। कोई आशा नहीं थी, अचानक ही चली गई। अरे हमें ना सही, उसे तो पहले ही मालूम हो गया था। 2 दिन से कह रही थी मेरी खाल में भूसा भरोगे, अब मुझे दवा नहीं चाहिए। फिर कैसे अचानक वह लेटी हुई उठ बैठी, पाँव ऊपर रखने के लिए कहा और पाँव छूते ही यहाँ थी और वहाँ थी। उस दिन उन्होंने अपने आप ही सब सामान एकत्र किया, अर्थी तक बनाई। किसी ने टोका भी कि आप रहने दीजिए, यह काम तो हम कर देंगे, तो वे हंस दिए। 52 साल का साथ था, मेरी तो रांझदा थी, उघड़ा ढका सब कुछ देखा था। अब तो बस इसका इतना सही काम शेष रह गया है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। उनकी इस हंसी में अजीब सी खिंचावट थी। लगता था जैसे उसमें एक विशेष विस्फोटक है और उनका हर वाक्य किसी न किसी रहस्य का उद्घाटन कर रहा था। फिर अपने आप ही एक बेतुकी सी कहानी सुना दी। एक मियाँ जी की बंधनी फूट गई, मियाँ जी रोने लगे। लोगों ने पूछा तो उन्होंने रोते रोते कारण बतलाया। लोग हंस दिए। वाह मियाँ जी, 2 पैसे की बंधनी की क्या बात, 1 नहीं 1000 लीजिए। मियाँ जी और जोर जोर से रोने लगे और बोले, बंधनी थी तो 2 पैसे की, पर मेरा तो भेद जान गई थी। अब दूसरी बंधनी खरीदूंगा, मेरे मन की बने या ना बने। उनकी यह बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए और कुछ प्रहसन समझकर हंसने लगे। 1-2 बार उन्होंने गंवारू कहावत भी कही, बच्चे की माँ जैसे और बूढ़े की जोरू। फिर उन्होंने एक संस्मरण याद आया। कई रोज से कह रही थी, तुम्हारा कुर्ता मैला हो गया है, बदल लो। तुम्हें खांसी हो गई, च्यवनप्राश खा लो। पिछली बार चल फिर सकती थी तो खुद बाजार जाकर ले आई थी। बहू बेटा कौन पूछता है, उसका तो मैं आदमी था। मेरे चलाए तो उसकी गाड़ी चलती थी। भला बुरा कैसा भी हो, उसके लिए तो सोने का था। खैर, उसका पलड़ा भारी हो गया, आगे निकल गई। दोनों स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे थे। उसका स्वार्थ भी पहले जाने में था और मेरा भी। वह जीत गई। दाह के समय जब हड्डियां चटक रही थी, तब भी उन्होंने सभी के सामने कहा था, यही शरीर मुझे सबसे प्यारा था। बनाव सिंगार के लिए कितना कितना सामान लाकर दिया करता था। वह और अच्छी लगे और अपने हाथों अग्नि को सौंप दिया। उनकी ये सब बातें लोग भय मिश्रित औचकता से सुन रहे थे। शमशान से लौटने के बाद वे कई दिन तक नहीं बोले। लगता था जैसे घर में ही नहीं रहते। उस कमरे में भी वे नहीं बैठते थे जिसमें संवेदना प्रकट करने वाले लोग आकर बैठा करते थे। उनके बैठने को एकमात्र वही कमरा रह गया था जिसमें रहती रहती वह चली गई थी। जिस घटना को उन्होंने पहले दिन विस्तार से सुनाया था, अब लड़के उसी को संक्षिप्त करके सबको सुना देते थे। कुछ उनके हम उम्र जो उन्हीं से मिलने की इच्छा प्रकट करते थे, उनके पास जाते थे, अपनी बात कहते थे और बिना उनका उत्तर सुने वापस लौट आते थे। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वे इतना कह दिया करते थे, सबका यही परिणाम तो होने वाला है। बस उस दिन बोले जब उनकी बेटी आई। जैसे ही वह उनके पास गई, वे जोर जोर से कहने लगे, तुझे इतने दिनों से बुला रही थी, आज निकल कर आई है। अब तेरा क्या काम, बाप का घर तो माँ से ही होता है। फिर वे दूर बहुत देर तक बड़बड़ाते रहे। उनकी सब बातों का आशय यही था कि दुनिया में सबसे अधिक कृतघ्न कोई है तो अपने बच्चे। उनकी इन बातों से सभी के मन में क्षोभ भर गया, परंतु सामने कोई बोला नहीं था। 13वीं के बाद मेहमान चले गए तो और भी अधिक अनबोले हो गए। बस अपनी चारपाई पर पांव लटकाए बैठे रहने लगे। उनकी मुद्रा से यह लगता था कि कोई चित्र देखने में व्यस्त हैं। कोई पुकारता भी पहली आवाज़ में तो वे बोलते ही नहीं थे, दूसरी या तीसरी आवाज़ में नज़र भर उठाकर देखते। उनकी नज़र में एक पिघलता सा प्रश्न चिन्ह होता। जब बात सुन लेते तो वह प्रश्न चिन्ह खुल जाता। जवाब देने की बात होती तो हाँ या ना की मुद्रा में गर्दन ऊपर या नीचे को हिल भर जाती। जाने आने वाले लोग घर वालों को सलाह देते, इन्हें व्यस्त रखा करो, नहीं तो अधिक दिन तक नहीं चलेंगे। लड़के
सुबह शाम सैर के लिए जाने का प्रयत्न करते तो उत्तर मिलता, अकेले कहाँ घूमने जाऊंगा। वे समझ ना पाते उनका यह अकेलापन कैसा अकेलापन है जो इतने लोगों के बीच भी बना रहता है। कभी कभी खाने के संबंध में भी यही बात सामने आ जाती। गरम गरम खाने के लिए कहने पर वे धीरे से कहते थे, अब क्या गरम क्या ठंडा, जैसा भी मिल जाए। बातें कुछ इस तरह से पलट जाती जैसे सांप काट कर पलटा ले जाता है। खाने में एक वक्त खाते दूसरे वक्त गोल कर जाते। खुराक दिन पर दिन गिरती ही जा रही थी। घर में इस बात पर एक अच्छी खासी उत्तेजना सी रहने लगी, लेकिन उनको खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कम सिकने पर रोटी कच्ची रह जाती या ज़्यादा सिकने पर जल जाती। सब्जी में नमक कम हो जाने पर फीका लगता और थोड़ा ज़्यादा हो जाने पर खारा हो जाता। कई बार सामूहिक रूप से चिंता व्यक्त की गई कि कमज़ोर होते जा रहे, क्या होगा, कहीं कहीं। अधूरे कहीं का अर्थ वे समझ गए और बड़े रूखेपन से जवाब दिया, अरे मर भी जाऊंगा तो क्या, मौत को नहीं देखते कितना इंतजार करती है। बड़ा धैर्य होता है, जिंदगी के पत्थर को 60-65 साल तक काटती रहती है, तब कहीं रास्ता मिल पाता है। इस धीरज के साथ न्याय भी होता तो मौत का आना किसी को बुरा न लगता। उनकी बातें हीरे की कनी की भांति तीखी और अघुलनशील होती जा रही थी। उनकी आंखों में सूनापन भरता जा रहा था। कभी तो दोनों आंखें ऐसी स्थिति में ठहर जाती थी शायद ही अभी लेंगी। उनमें निष्क्रियता और अनास्था का अनंत सागर हिलौरा सा लगता था। एक रात को जब उनके बड़े लड़के उठे तो बैठे हुए थे, आंखें ज्योतिहीन सी खुली कहीं शून्य में ठिठक गई थी। पिताजी, पिताजी, कई बार पुकारने पर उनकी आंखें हिली। उनकी नज़र से ज्ञात हो रहा था इस समय का व्यवधान उन्होंने पसंद नहीं किया। बड़े धीमे से बोले, मुझे जाते जाते लौट आना पड़ता है, इस तरह मत पुकारा करो। उसी समय उनके मुख से यह भी निकल गया, कई बार तुम्हारी माँ मुझसे पूछा करती है, किसी बात की दिक्कत तो नहीं। वह क्या जाने किस बात की दिक्कत है, और रो दिए। उस दिन का रोना बड़ा अजीब सा लगा, अश्रुहीन कालग्रस्त बच्चे का मिमियाना मात्र। अगले दिन से उनकी आवाज़ भी गिरने लगी। कुछ कुछ ऐसा अनुभव होने लगा जैसे हवा तक में उन्हें घोलने की सामर्थ्य आ गई है और वे निरंतर खुलते जा रहे हैं। आखिरी बार जब बोले तो अनुभव हुआ उन्होंने किसी सत्य का साक्षात्कार कर लिया है। उनके कथन में एक निर्विकार सी दृढ़ता थी। उस दिन उनके किसी मित्र ने सहानुभूति प्रकट की थी, भाई साहब, भाभी की मृत्यु से आपके जीवन में बड़ी भारी अव्यवस्था आ गई है। वे इस पर कुछ इस तरह से मुस्कुरा दिए कि ना मुस्कुराकर रो रहे हैं और धीरे से बोले, लेकिन मृत्यु तो स्वयं सबसे बड़ी व्यवस्था है। मित्र चले गए। उस दिन के बाद वे बोले नहीं। अक्सर ऐसा लगता रहा उनके अंदर से बिंदु बिंदु और धारा धारा का वाष्पीकरण हो रहा है।